नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। कफन कहानी की समीक्षा हम कहानी के तत्वों के आधार पर पढ़ेंगे, जो निम्नलिखित बिंदु में हम अध्ययन करेंगे। कफन कहानी का सारांश, घीसू और माधव का चरित्र चित्रण, कफन कहानी का कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कफन कहानी में दलित चेतना कफन प्रेमचंद के उत्कर्ष काल की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह वातावरण प्रधान सामाजिक कहानी है। यहाँ लेखक मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानी रचना में प्रवृत्त हुआ है। जीवन का यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण उसका ध्येय बन गया है। विद्वानों ने कहानी कला के 6 तत्वों को स्वीकार किया, जिनके परिप्रेक्ष्य में कफन कहानी की समीक्षा करना निम्नांकित रूप से समीचीन होगा। कफन कहानी का सारांश, इस कहानी के कथानक की सर्जना मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर हुई। यह अत्यंत सुगठित एवं सुव्यवस्थित है तथा इसमें केवल एक संवेदना का सूत्र संपूर्ण कथानक की सृष्टि में प्रयुक्त हुआ है। इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्र, विधु और पत्नी के कफन के लिए एकत्र चंदे के धन को शराब पीने में व्यय कर डालता है और अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए समाज की रीति रिवाज को कोसता हुआ कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जैसे जीते जी तन ढकन को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जलकर खाक हो जाता है। इस प्रकार कहानी के कथानक का आरंभ घीसू और माधव की दीनहीन एवं कारुणिक समस्या से होता है। इसके पश्चात परिचय और घटना की तैयारी होती है, जिसमें कहानीकार दिखाता है कि माधव की पत्नी के बच्चा होने वाला है। वो प्रसव वेदना से छटपटा रही है, जबकि झोपड़े के पास अलाव के सामने घीसू और माधव दोनों बाप बेटे चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब पत्नी मरे और घर में शांति हो। इसके उपरांत कथानक में उत्तेजक घटना आती है जब माधव की स्त्री मर जाती है। पहले तो दोनों छाती पीटकर हाय हाय करते हैं, फिर लकड़ी के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। इसके अनंतर कथानक में घात प्रतिघात का सच में संघर्ष दिखाई देता है। बाप बेटे दोनों कफन खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं। कुछ न खरीद कर कई दुकानों का चक्कर लगाते हैं और शाम हो जाती है। कथानक चरम सीमा तक आ जाता है जब बाप बेटे अनायास किसी देवी प्रेरणा से एक शराब खाने के सामने पहुंच जाते हैं और कफन के पैसे से तली हुई मछलियां आदि खाकर पेट भरकर शराब पीते हैं और अंततः नशे में बेसुध होकर वहीं गिर जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में ग्रामीण जीवन की रूढ़िग्रस्तता और बेकारी का भी सफल चित्रण हुआ है। घीसू और माधव का चरित्र चित्रण, इस कहानी में मुख्यतः 2 पात्रों घीसू और उसके पुत्र माधव का वर्णन आता है। दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं। दोनों आराम तलब, कामचोर और बदनाम हैं। कोई उन्हें काम पर नहीं बुलाता। कभी विष्ठा में किसी से ने बुलाया भी तो आधा घंटा काम करते, 1 घंटा चिलम पिएंगे। ये 1 दिन काम करते तो 3 दिन आराम। जब फाके पड़ने की नौबत आती तो एक पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ता, दूसरा उसे बाजार में बेचकर पेट पूजा का जुगाड़ करता। अपनी हरामखोरी कुप्रवृत्तियों के कारण वे मजदूरी नहीं पाते। आर्थिक विपन्नता ने दोनों को निर्दयी, कठोर एवं हृदयहीन बना दिया है। तभी तो घर में बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है और वे दोनों अलाव पर बैठे बैठे चोरी के भुने आलूओं को खाने में मगन है। ये उसकी चीखें सुनते हैं लेकिन उसके पास जाते भी नहीं और वह मर जाती है। इस प्रकार उसके दारुण दशा, विपन्नता, अंतिम परिणति किसी भी संवेदनशील मनुष्य के दिल को दहला देती है और इस समाज की विषम आर्थिक संरचना पर सोचने के लिए बाध्य कर देती है। कफन कहानी का कथोपकथन, प्रेमचंद जी ने संवादों के माध्यम से पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन अत्यंत मार्मिक एवं कलात्मक ढंग से किया।
ये संवाद कथा सूत्र को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। उन्होंने अपने पात्रों के मनोभावों का चित्रण नाटकीय और मनोवैज्ञानिक स्तर पर किया है। वे जानते थे कि कौन पात्र किस परिस्थिति में कैसे मनोभावों को व्यक्त करता है। इन विशेषताओं को उद्घाटित करने वाला एक उदाहरण द्रष्टव्य है। गिसु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जब देख तो आ माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना नहीं देखा जाता। वातावरण, इस कहानी में वातावरण की प्रधानता है। प्रेमचंद जी ने वातावरण के सृजन में सिद्धहस्त है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि कथाकार ने इतने मनोयोग से की है कि यह कहानी जीवन की सच्ची घटना प्रतीत होती है। स्थान और परिस्थिति का यथार्थ बोध इसमें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। कहानी के आरंभ में ही बिंबात्मक वातावरण प्रस्तुत किया गया। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पेड़ना वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रख कर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज़ निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात भी एक प्रकार से सन्नाटे में डूबी थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। भाषा शैली, इस कहानी की भाषा शैली सरल, सशक्त एवं सजीव है। इसमें प्रौढ़ता, परिपक्वता एवं सप्राणता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। वह आद्यंत प्रार्थनानुकूल है। वातावरण के चित्रण में भाषा पूर्णतः वर्णनात्मक हो गई है। इस कहानी में भाषा की बिंबात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुख पर मक्खियां भी नक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह दूध से लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। इस कहानी की नाटकीयता प्राय दिखाई देती है कि व्यंग शदीद हो तो इस कलाकार में जन्मजात ही रही है। व्यंग्यात्मकता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। कफन कहानी का उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी यथार्थवादी है। आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं तथा निर्धन मजदूर एवं किसान रात दिन कठिन परिश्रम करके भी दो जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाते, वहाँ घिसू और माधव के कामचोर हो जाने को लेखक ने उचित माना है। लेखक ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास किया है। आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उसका उद्देश्य बन गया है। गरीबी व्यक्ति को किस स्तर तक संवेदन शून्य और जड़ बना देती है, घिसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण है। किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतनशील प्राणी को सोचने पर अवश्य बात करेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।